Hello, welcome back to Miss Healthy Classes about us. This is chapter number 1 from class 8 NCERT. Okay, now here we'll start from how, when and where. कैसे, कब और कहाँ. The simple thing which I have made for you all, that I have done this complete text in Hindi for you all, and the lecture will be bilingual. एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे. कभी किसी राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी. आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीख का पर्याय माना जाता था. आप भी लोग यह कहते हुए आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीख रटते चले जाओ. क्या इतिहास के बारे में यही धारणा सही है? हमारी कॉन्सेप्शन यही सही है? जी नहीं. हिस्ट्री जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता. इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में या पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, किसी तरह की भी चीज हुई है, उनमें क्या बदलाव आए हैं. जैसे कि हम अगर पास्ट और प्रेजेंट की तुलना करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो समय है, ठीक है, उसका जिक्र आता है, टाइम का जिक्र आता है. हम क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ, इसके लिए टाइम को रेफर करते हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों को हमेशा ऐतिहासिक सवाल करके नहीं उठाते. हम चीजों को स्वाभाविक मान के चलते हैं, मानो जो कुछ भी हमें दिखा हो वह हमेशा से ऐसे ही रहा हो. लेकिन हम सबके सामने कभी कभी शॉक हो जाते हैं, ठीक है. कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि वाकई ऐतिहासिक होते हैं. किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय घूट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा. रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर आप खड़े किसी को झांकते हुए देख के, या आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था. रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे, ये सब आप सोचते होंगे. सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए भी आप में एक क्यूरोसिटी रहती होगी कि अखबार किस जमाने में नहीं छपते थे, उस लोग को जानकारी कैसे मिलती थी, न्यूज न्यूज कैसे देख पाते थे, कैसे सुन पाते थे, कैसे क्या होता था, कैसे पढ़ पाते थे, एवरीथिंग. तो अब यहाँ पे है कि ये जो वन है, फिगर 1, इसमें क्या दिया हुआ है. ये जो है ये डिपिक्ट करता है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं. जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र, ओके, जो कि 1782 में था. रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था. भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रक्रिया के लिए नक्शे को तैयार करना था. इस तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत के लोग जो है वो अपने मन से, अपने विलिंग से, स्वेच्छापूर्व अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटेन सत्ता के प्रतीक माने जाने ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं. मानो वे उस भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आए हो, और उन्हें वो आग्रह कर रहे हैं कि बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ आवर कल्चर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज की ये सारे ऐतिहासिक जो सवाल हैं हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं. समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता. कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई बहुत गलत होता, जो एक लंबे समय तक चलती रहती. भारत में लोगों ने अचानक से एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया. इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा.
इस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटेन शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं होगा। ये सारी चीज एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक एरा की बात कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए हो। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? देखने की ये बात है, इस बात का यह रीजन है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। इस इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उनकी लड़ाई हुई, वह कब वो मरे, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पे बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित बताई जा सकती है, और इस तरह से इतिहासों में तिथि का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताब में आपने देखा होगा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। अब विच डेट्स, कौन सी तारीख? बगल में दिए गए ये एक एडवर्टाइजमेंट है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती थी। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद होती थी कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए हैं और किस तरह नई रुचि चलने में आई है। 1922 में लिप्टन चाय की तैयारी के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि दुनिया भर के शाही लोग यह चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार अर्थर, ओके, दिखाई दे रहा है। राजकुमार अर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई है। अब यहाँ पे है विच डेट्स। कुछ तारीख को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीख को चुनते हैं, जिस तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनाते हैं, बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिएगा आप सब। भारत में ब्रिटेन इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासक काल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, आखिरी वाइसरॉय, अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, डलहौजी, बेंटिक, कैनिंग, ये सभी को देखेंगे। और भी लोगों के नाम मेंशन है यहाँ पे। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइस राव की जो भी लिस्ट है या फिर जो भी सूची है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली, सिलसिला ही छाया रहता है। तो इस तरीके से इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन से बाहर कोई चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल को इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज को अलग अलग समूहों में और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, आओ हम ये जानते हैं।
जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़ों या उसे अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कुछ ऐसा सेंस रहे, ठीक है, जिस पे हम अमल कर सके, जिसको हम याद कर सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है, एब्सोल्युटली दिस इज लाइक कि हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, एक अलग रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ये जो पोस्टर है इसमें इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनियों, गौरव गाथाएं और तस्वीरें और उनकी भव्य पेंटिंग्स प्रस्तुत है या प्रेजेंट की गई है। किस तरीके से हम इस अवधि को जो भी कार्यकाल है उसको पीरियोडाइज करते हैं या फिर अवधियां बताते हैं, ठीक है। 1817 में जेम्स मिल स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल दार्शनिक या फिलोसफर रहे थे। इन्होंने हिस्ट्री जैसे विषय को विशाल खंड में बांटा, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया इंडिया के हिस्ट्री को तीन अवधि में: हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ओके। और यह कालखंडों को इस तरह से निर्धारण की ज्यादा से ज्यादा लोग ने भी इसे मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? नहीं ना, तो इट इज एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार कर लिया गया। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इनकी भी एक वजह है। हम आमतौर अ, हम हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। यह शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाता है। वे हमें बताता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासियों का ही बोलबाला था। मिल को ऐसा लगता था कि वी आर कंप्लीटली कंप्लीटली वी आर अनसिविलाइज्ड पीपल। तो मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड बनाता, सभ्यतावान बनाता। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपियन शिष्टाचार मीन्स एक तरीका का डिसिप्लिन, आदर, कला संस्थानों, ओके, कला संस्थानों, यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, लॉ इन इंडिया लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक किया, सजेशन दिया, सुझाव दिया कि अंग्रेज को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? किसी भी केस में, किसी भी इन एनी केस, क्या इतिहास के किस दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों की जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहासों को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटे, यानी एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न में।
इस विभाजन से, इस डिवीजन से की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेज के शासन में लोग के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वालिटी नहीं थी, ना ही ये बहुत प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ का उस वक्त का समय था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक या फिर कॉलोनियल कहते हैं। अब हम देखेंगे औपनिवेशिक क्या होता है या कॉलोनियल क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, टैक्सेस वसूल किए, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई, और साथ ही साथ इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके, एवरीथिंग, ठीक है, सारे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजेस आए, और इन चेंजेस को औपनिवेशिकरण या कॉलोनाइजेशन कहा गया। लेकिन जल्दी ही आप ये भी समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलाव को ढंग से अनुभव नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस किताब पे जो बिंदु केंद्रित है उसमें आर पास कहा गया है, हमारा अतीतों पर कहा गया है, क्योंकि सबके अपने अपने अतीत थे, कौन किस तरीके से उन सिचुएशंस को ले पाया। ओके, नाउ हाउ डू वी नो, हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास में पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, हम ये देखेंगे तो पहले हम देखेंगे कि एक सोर्स दिया है गृह विभाग का, यानी होम्स डिपार्टमेंट का। सन 1946 में भारत की कॉलोनियल जो सिस्टम थी, शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उन समय में विभिन्न बंदरगाहों में, ओके, गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है, या उनके कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। बंबई में इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसेनाइक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 म्यूनिटी विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विरोधी या सस्पेक्ट जो थे उनको भी अरेस्ट कर लेंगे जल्दी ही, और सारी जो गतिविधियां हैं वो सैनिक निगरानी में हो रही है। विशाखापट्टनम, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो, दैट इज वेरी, मतलब वो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है उस वक्त क्या हुआ था और क्या नहीं। तो ये सारे सोर्सेज है। अब हम देखते हैं कि प्रशासन जो था वो कैसे रिकॉर्ड तैयार करता था, उनके अभिलेख क्या होते थे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों की मान्यता की थी कि किसी की चीजों को लिखा हुआ जाना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले समाहित जांच करके प्लान, पॉलिसी ऑफ डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन सब लिखना बहुत जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर डिबेट, डिस्कशन और वाद विवाद हो सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की स्वीकृति पैदा हुई, दैट इज मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा सो दैट कि उन्होंने सभी शाखीय संस्थानों पर अभिलेख कक्ष भी बनवा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बना दिया,
रिकॉर्ड कीपर वाले जगह बना दिए, तहसील से दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, सचिवालय, कमिश्नर ऑफिसर, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट, लॉ कोर्ट्स, रिकॉर्ड रूम, सब जगह बनवा दिया। और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जिसको अभिलेखागार, आर्काइव भी कहते हैं, और संग्रहालय, ये सारी चीज को पर्टिकुलरली प्रिजर्व करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों का आप आज भी अभिलेखगारों में देख सकते हैं। वहां अपने जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, और उन पे बैठ अफसरों द्वारा जो भी चीजें वहां पे की जाती थी, प्रिपेयर की जाती थी, डायरेक्टिव्स वगैरह, वो सब सुझाव देख सकते हैं। ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो टाइम में शुरुआत में 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज को सावधानी पूर्वक से कॉपी बनवाई जाती थी कैलीग्राफिस्ट वगैरह से। ओके, जो अच्छे से लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, गुड हैंड राइटिंग में। ये जो है, ये फिगर है, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, जो 1920s में आई। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता था कि अंग्रेजों की सोच इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। कमिंग टू द नेक्स्ट, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। किस तरीके से सर्वे जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, सर्वेक्षण करना बहुत महत्व था। औपनिवेशिक शासक जो भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हुआ। अंग्रेजों का विश्वास था, ब्रिटिश लोगों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उन्हें सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी के शुरुआत में अब तक पूरे देश का नक्शा तैयार करना था, बड़े से बड़े सर्वेक्षण किए जाने वाले थे। गांव के स्वराज सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों पे धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिले गए पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय अध्यासों का व फसलों का पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके में शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। 19वीं सदी में आखिर में हर 10 साल पर ये जनगणना की जाती थी, सर्वे की जाती थी, सेंसस की जाती थी। इसके जरिए सभी प्रांतों में रहने वाले भारतवासियों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा होती थी। इसके अलावा जो भी वनस्पति वेजिटेशन सर्वेक्षण होती थी, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व, मानव शास्त्री, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, बोटानिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, एवरीथिंग होती थी वहां पे। ये एक वनस्पति है जिसको शरीफा और कस्टर्ड एप्पल प्लांट भी कहते हैं। ये ब्रिटिश द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा की जाती थी। इस नमूने की चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाई जाती थे। अब इतिहास इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किसी तरह इकट्ठा की जाती है और इससे उपनिवेशवाद, ओके, इससे जो भी जो है नेचर ऑफ कॉलोनिज्म के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से लोग ने क्या ध्यान दिया, कैसे क्या ध्यान दिया, किस तरीके से लोकल आर्टिस्ट को ड्रॉ किया, बोला ड्रॉ करने, स्पेसिमेन एंड ऑल। अब ये सारी जो रिकॉर्ड्स होती थी वो क्या नहीं बताते थे, तो रिकॉर्ड्स का बहुत विशाल भंडार था, बहुत ज्यादा था वहां पे। और फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारी सरकारी रिकॉर्ड थी। तस्वीर भी बहुत ध्यान से देखना, ये सर्वे हो रहा है। हमें इनसे यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी कौन सी चीजों में थी, वे किन चीज को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हम ये समझने में कभी मदद नहीं मिल पाती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाई की वजह से वो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे उससे लोगों पे क्या बीतता था, ये कोई नहीं रिकॉर्ड मेंशन करता। इन बातों को जानने के लिए हमने कहीं और देखना होगा। तो जब हमने दूसरे सोर्स से या स्रोतों से पता लगाया तो हमें यह पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल होता है। लेकिन लोग की डायरियां, तीर्थ यात्राओं के कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे डायरी, एक्सर्प्स वगैरह, यात्रियों के मेमोरीज, उनके महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों, ये सब लोकप्रिय पुस्तकों से इन सब चीजों की
हमें जानकारी मिलती थी। लेकिन ये सारे सूत्र उन लोगों ने रचे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। कहीं ना कहीं ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जो साइड एरिया या ट्राइबल्स थे और वो पढ़ लेते थे, क्योंकि उन्हें पढ़े पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता था, तो वो अपनी कथाएं नहीं लिखते थे, वो अपने अनुभव को कहीं नहीं लिखते थे। तो हम, अगर हम थोड़ी कोशिश करते तो हम इस बारे में भी जान सकते थे। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बातें समझ में आने लगेंगी। सो ये हमारा पूरा ऑल ओवर चैप्टर था, इसका क्या क्रिटिसिज्म था एंड ऑल, कि इस चैप्टर में डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, डेट्स कैसे रखाए गए, क्या क्या उस वक्त होता था, और क्या इस बात में त्रुटि थी रिकॉर्ड मेंटेन करने के बावजूद भी। ये सारा कुछ हमने देखा। ये क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। Kindly like, share, and subscribe. Please support us. We need your support very, very much. Please help us grow. Thank you, everyone. Bye bye.